तीन तरह के लड़के हैं जो CBT2 में फेल हो सकते हैं। सबसे पहला, अगर मैंने पार्ट बी क्लियर नहीं किया है और मैं टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ, किस स्टेज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, जो बढ़िया जो सीरियस स्टूडेंट है, कहाँ से वो बाहर हो जाते हैं और उसको कैसे वो निकाल सकें, वो कैसे क्रैक कर सकें, मैं अपनी तरीका भी बताऊँगा। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। पिछले कई दिनों से जो LP टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन आया हुआ था ट्रेड को लेकर के, उस पर कई सारे वीडियोस तो आपको YouTube पे देखने को मिला ही होगा और उसी के रिगार्डिंग आप देखते होंगे कि जितने भी लोग हैं, जो बड़े चैनल्स हैं, वो लोग वैकेंसी को लेकर के भी इस तरह के वीडियो डाल रहे हैं। तो उस पर हम इसमें बिल्कुल भी बात नहीं करने वाले हैं। इसमें बेसिकली ये बात करने वाले हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी ये नोटिफिकेशन देखने के बाद अब वो तैयारी करने में लगे हैं और वो चाह रहे हैं कि अब से वो तैयारी शुरुआत करें और उनका एग्ज़ाम निकल जाए। तो देखिए, कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देते हैं, उसमें हमेशा देखते होंगे कि आप मल्टीपल स्टेजेस रहते हैं, कई स्टेज में वो एग्ज़ाम होता है। तो कुछ स्टेज ऐसे होते हैं जो उसमें आसान होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही कठिन होते हैं और उसी स्टेज के आधार पे ही मेरिट बनती है। तो इसी आधार पे LP टेक्नीशियन में भी 3 स्टेज के एग्ज़ाम हैं और उसी के बारे में हम बात करेंगे। और मेरा मोटिव यही रहेगा कि किस स्टेज में मैक्सिमम जो स्टूडेंट है, जो बढ़िया जो सीरियस स्टूडेंट है, कहाँ से वो बाहर हो जाते हैं और उसको कैसे वो निकाल सकें, वो कैसे क्रैक कर सकें, मैं अपनी तरीका भी बताऊंगा। और मैं जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय क्या सिचुएशन थी, उसके बारे में हम इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थोड़ा सा मैं बेसिक करके बताऊंगा। और जहाँ भी मैं कहूँगा कि अगर आप कोई इस टॉपिक पे डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, तो वो वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारे फैक्टर्स पे अगर हम बात करेंगे तो वीडियो कम से कम 1 घंटे से प्लस का चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, LP का जो एग्जाम है वो 3 स्टेज में होता है। एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया है वो नोटिफिकेशन आप देख करके पढ़ सकते हैं, और या फिर उससे रिलेटेड वीडियो आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वो मिल जाएगा आपको। तो उसमें हम बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम एग्जाम प्रोसेस के बारे में बात करेंगे और जो स्टेज यहाँ पे कठिन है उसको कैसे निकालना है उस पर हम बात करेंगे। तो देखिए, 3 स्टेज में एग्जाम होगा, CBT1, CBT2 और CBT3। CBT का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो भी ऑनलाइन कंप्यूटर के पे आपको टेस्ट देने को मिलता है, पेपर होते हैं, उनको CBT के फॉर्म में इसका नाम दिया गया है LP में। तो CBT1 जो पेपर होगा वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगा। अब देखिए, होता क्या है कि इसमें 75 क्वेश्चन रहते हैं, 75 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा पेपर को करने के लिए। तो सबसे पहला बात कि अगर कोई कहता है कि 60 मिनट कम है, तो बिल्कुल भी ये कम नहीं है, एकदम मोर देन सफिशिएंट टाइम है। अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, पेपर दिए हुए हैं, टेस्ट सीरीज आपने दिया हुआ है, तो मुझे लगता है कि 50 मिनट के आसपास में आप पूरा पेपर 75 क्वेश्चन एक बार तो पूरा देख ले जाएंगे। उसके बाद से अगर 7-8 क्वेश्चन आपने मार्क एज रिव्यू किया हुआ है तो वो भी आप उसमें कर ले जाएंगे। अब बात आती है कि CBT1 को कैसे क्रैक करना है। जो लोग थोड़ा सा सीरियस हैं, अगर सीरियस स्टूडेंट हैं और उन्होंने पढ़ाई छोड़ा हुआ है, लेकिन पहले उन्होंने एग्ज़ाम दिया हुआ है और किसी भी और एग्ज़ाम की उन्होंने तैयारी की हुई है, तो जनरली हर एक एग्ज़ाम में एप्टीट्यूड हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, GS हो गया या फिर रीजनिंग हो गया, ये सारे तो बेसिकली रहते ही हैं और वही इस सिलेबस में भी है। तो वो लोग अगर एग्ज़ाम मतलब तैयारी अगर छोड़ भी चुके हैं तो वो लोग 20 या 25 दिन की तैयारी करके भी वो CBT1 आसानी से निकाल ले जाएंगे। लेकिन बात आती है कि जो लोग बिगिनर हैं, जो अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ है उन्होंने, और वो एग्ज़ाम के CBT1 के स्टेज के अगर निकालना चाहते हैं, तो मिनिमम कम से कम उनको 2 महीने तक की तैयारी उनको करनी पड़ेगी। और इतना अगर वो करते हैं तो CBT1 का जो नंबर है, कट ऑफ जो मार्क्स है, वो बिल्कुल वो क्लियर कर ले जाएंगे। तो अभी उनके पास टाइम बहुत है, अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो लेकिन जो लोग सीरियस हैं वो 20-25 दिन में भी निकाले जाएंगे। लेकिन CBT1 के निकालने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। CBT1 का पेपर जब हो जाता है उसके बाद से बारी आती है CBT2 की। CBT2 में जब होता क्या है कि 2 पेपर होते हैं, पार्ट A और पार्ट B करके होता है। देखिए, पिछली बार जो पेपर हम लोगों ने जब दिया हुआ था तो उस समय CBT1 का जब पेपर हो गया था, उसके बाद से आंसर की जब आया था, उसके बाद से फिर से एक बार फॉर्म खुला था। उस समय आपको ट्रेड फिलअप करना था, क्योंकि जब CBT2 पेपर होगा उसमें पार्ट B में ट्रेड पेपर होता है। तो ट्रेड भरने का जो ऑप्शन है वो CBT1 के आंसर की के बाद आया था। तो लोगों ने अलग अलग तरह के ट्रेड पेपर भरे और जोन का भी सिलेक्शन उस समय हुआ जब CBT1 का पेपर हो गया था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस बार आपको देखेंगे कि जब फॉर्म भरा जाएगा तो चांसेस यही रहेंगे कि पहले ही सब कुछ डिसाइड हो जाएगा किस जोन से आपको फॉर्म भरना है और कौन सा ट्रेड आपके लिए रहेगा। हो सकता है अगर बाद में भी हो तो वो प्रक्रिया की बात है, लेकिन आपको ये चीज़ें फेस करनी ही पड़ेगी। तो CBT1 के बाद वो भरने के लिए ऑप्शन आया हुआ था ट्रेड का। अब क्या हुआ कि CBT2 में मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं
जो सीरियस स्टूडेंट हैं, 2 जगह पे 3 जगह पे यहाँ पे फेल होते हैं। सबसे पहला कि अगर देखिए CBT 1 में उनका स्कोर अच्छा है, पार्ट बी में फेल होने की मैं बात करता हूँ। CBT 1 से ही आप CBT 2 के पार्ट ए से ही आपका मेरिट बनेगा। पार्ट ए का जो पेपर होता है वो 100 क्वेश्चन का रहेगा, आपको 90 मिनट्स मिलेगा। तो फिर यहाँ पर भी समय की कोई कमी नहीं है, यहाँ पे तो समय आपका बच ही जाएगा, क्योंकि अभी NTPC का जो पेपर हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन थे, लेकिन वहाँ पे भी 90 मिनट थे। तो सोचिए वहाँ पे 20 क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे और यहाँ पे 90 मिनट थे। 90 मिनट में ही 120 करना था और यहाँ पे आपको 90 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं। तो यहाँ पे टाइम एकदम सफिशिएंट है। और उसके बाद से जस्ट जब आपका पार्ट ए का पेपर कंप्लीट हो जाता है तो उसी समय आप वहीं बैठे रहते हैं, कोई बाहर जाने की परमिशन नहीं रहती है, वहीं आप बैठे रहेंगे और 10-15 मिनट के गैप के बाद से फिर पार्ट बी का पेपर वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और वो 75 क्वेश्चन रहेंगे उसमें और आपको 60 मिनट का उसमें टाइम मिलेगा। पार्ट बी का पेपर है उसमें 35% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर मैं कहूँ 75 नंबर में से 35% जो मार्क्स होगा, सिर्फ रॉ मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको 29 नंबर के अगर आसपास रॉ मार्क्स आप लाते हैं तो आप पार्ट बी क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी हर एक स्टेज में यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होता है। और अगर आप हो सकता है 22 नंबर 24 नंबर भी अगर लाते हैं और आपका नॉर्मलाइजेशन हो करके 35 प्लस चला जाता है, नंबर आउट ऑफ 100 होता है जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो 35 प्लस अगर आपका नंबर चल जाता है तो आप पार्ट बी में क्लियर हो जाएंगे। अब बात आती है कि लड़के फेल कहाँ होते हैं। 3 तरह के लड़के हैं जो CBT 2 में फेल हो सकते हैं। सबसे पहला, किसी का ऐसा हो सकता है कि CBT 1 में कट ऑफ जनरली कम जाता है। किसी एक आध जोन में अगर मैं बात करूं जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट ने वहां फॉर्म भर दिया है, तो वहां का कट ऑफ अगर ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन अगर नॉर्मल एवरेज में बात करूं तो CBT 1 का कट ऑफ इतना कम रहता है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि लक बाई चांस मतलब जो है भाग्य के भरोसे भी CBT 1 पास कर दे जाते हैं। अब CBT 1 अगर आपने पास किया है और ऐसे लोग जो भाग्य के भरोसे पास हुए हैं वो लोग CBT 2 में वो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा रहती है। लेकिन पहला नंबर के ऐसे स्टूडेंट होंगे जो CBT 2 इस तरह के लोग क्लियर नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बहुत अच्छा है उनका रीजनिंग, बेसिक साइंस, CBT 2 के पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी एक सिलेबस इंक्लूड हो जाता है। और सबसे बड़ा सिरदर्द होता है लड़कों के लिए कि इसको कैसे हमें पढ़ना है। तो देखिए CBT 2 को कैसे क्लियर करना है, पार्ट ए में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग को कैसे पढ़ना है, इन सब पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, क्योंकि उस पर हम इसमें बात करेंगे तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। बेसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है कि पहले NCERT को अगर आप नहीं कवर करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं सीखते हैं, तो इसमें इतने अच्छे न्यूमेरिकल्स आते हैं कि आप उसको नहीं कर पाएंगे। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता है और आपने उस पर प्रैक्टिस नहीं किया है तो हो सकता है अगर कर भी ले जाते हैं तो आप 5 मिनट 6 मिनट लगा दें तो वो आपके काम का नहीं है। दूसरा, वो लोग इसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जो लोग पार्ट ए में तो अच्छा स्कोर कर लेते हैं लेकिन पार्ट बी को उन्होंने इग्नोर किया है। अब बात ये आती है कि अगर आप पार्ट बी क्लियर नहीं करते हैं, कुछ लोग मुझसे ये पूछते हैं कि अगर मैंने पार्ट बी क्लियर नहीं किया है और मैं टेक्नीशियन बनना चाहता हूँ तो क्या मैं मतलब टेक्नीशियन बन पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। CBT 2 के पार्ट ए और पार्ट बी में दोनों में आपको अच्छा स्कोर करना है। मतलब पार्ट बी तो क्वालिफाई करना ही करना है, चाहे आपको टेक्नीशियन बनना हो चाहे आपको LP बनना हो। और निगेटिव मार्किंग दोनों में रहेगा। ये मत समझिएगा कि सिर्फ क्वालिफाइंग है पार्ट बी तो निगेटिव नहीं रहेगा। निगेटिव मार्किंग आपको दोनों में 1/3 का रहता है। तो जिनको भी टेक्नीशियन बनना है उनको पार्ट बी भी क्लियर करना है और LP बनना है उनको भी पार्ट बी क्लियर करना है। अब बात आती है कि मतलब जो लोग अच्छा स्कोर किए हैं पार्ट ए में, मेरे समय में कई स्टूडेंट ऐसे थे 75 प्लस स्कोर उन्होंने किया हुआ था, 80 के आसपास में स्कोर किया हुआ था, नॉर्मलाइज स्कोर की मैं बात कर रहा हूँ, और वो लोग पार्ट बी क्लियर नहीं कर पाए थे। सोचिए नॉर्मलाइजेशन होने के बाद भी वो लोग रॉ मार्क्स ही उनका 20 नंबर 15 नंबर आया। ऐसे लोग भी पार्ट बी क्लियर न कर पाने के कारण वो एग्जाम में डिस्क्वालीफाई हो गए। दूसरी तरह के ये लोग होते हैं। तीसरे वो लोग हैं जो लोग ट्रेड पेपर को सही से चुन नहीं पाते हैं। वो लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं कि मुझे कौन सा ट्रेड पेपर चुनना चाहिए। तो शॉर्ट फॉर्म में मैं बता देता हूँ कि जो भी आपने ट्रेड से आपने BTech किया होगा, डिप्लोमा किया होगा या फिर ITI किया होगा, अगर जो आपने ट्रेड चुना है वो सबसे पहली प्राथमिकता वही होनी चाहिए जिससे आपने अपनी डिग्री पूरी की है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वो होना चाहिए जो उस ट्रेड के आसपास में मिलता जुलता ट्रेड हो। इन्हीं 2 पे आप प्राथमिकता दीजिए हमेशा। अगर आप इस पे प्राथमिकता देंगे तो आपका ट्रेड क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पे आपका सब्जेक्ट भी पता होता है, सिलेबस भी आपको पता होता है और क्या पढ़ना है ये भी पता होता है। हालांकि जो BTech वाले स्टूडेंट हैं जो डिप्लोमा किए हैं उन्हें थोड़ा सा लगता है कि और मुझे डीप पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा सिलेबस के अंदर जाके पढ़ना चाहिए। ये गलत तरीका है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर पार्ट बी क्लियर करना है तो एक चीज़ आप अपने दिमाग में बना लीजिए कि आपको ITI की बुक लेकर के आनी है, निमी पैटर्न पे वही बुक लेकर के आना और उसी को रख देना है और उसमें जो सिलेबस दिया है उसी को रेफरेंस मानते हुए आपको पूरी तैयारी करनी है।
जो कुछ उसमें दिया हुआ है, खास करके आपको एक्सरसाइज उसमें का बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर उस पेपर में मतलब उस बुक में कोई चीज़ मोटी हेडिंग से लिखा हुआ है, या फिर कभी कभी होता क्या है कि जब आप बुक ओपन करेंगे तो उसमें कुछ लाइनों के बीच में मोटी लाइन में वो बोल्ड लाइनों में लिखा रहता है, तो उसको आपको अंडरलाइन करके रखना है कि वन लाइनर के फॉर्म में वो आ जाएगा। तो अगर आपको पार्ट बी क्लियर करना है तो आईटीआई का बुक आपके पास होना चाहिए। डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है आईटीआई मतलब ट्रेड को भी कैसे क्लियर करना है, वो भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अब बात करते हैं जब आपका CBT 2 क्लियर हो जाता है और उसके बाद से आपको साइको पेपर देना होता है। यहाँ भी ये लोगों के मन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये है कि जिनको टेक्नीशियन बनना है, देखिए अगर वो लोग साइको का एग्ज़ाम फेल हो जाते हैं तो उनके लिए टेक्नीशियन का दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन उनके लिए है जिन लोगों ने ITI किया हुआ है। अभी तक का जो डेटा है यही कहता है कि जिन्होंने ITI किया हुआ है उन्हीं के लिए टेक्नीशियन का दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर आपने BTech या डिप्लोमा किया हुआ है तो अगर आप साइको में फेल होते हैं तो सिर्फ एक ही ट्रेड में आप एलिजिबल रहेंगे, वो है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन, और उसमें सीट इतनी कम रहती है, कई कई जगह पे 2 डिजिट में रहेगी या कहीं 100, 150 या 200 के आसपास में रहेगी उस पूरे जोन में। और इतने में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। किसी भी जोन का कट ऑफ आउट ऑफ 100 82, 85, 90 नंबर से कम का नहीं जाता है सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि देखिए जो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है उसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 10+2 में मतलब 12th में आपका फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। वो लड़का BSc वाला भी किया है, हो सकता है कई लोग बाद में BA किए हों तो वो लोग भी इंटर में फिजिक्स और मैथ रहा हो, उनका भी हो सकता है। तो इस तरह से भी जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहते हैं। उन लोगों ने भी सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए फॉर्म भरा होता है और वो लोग बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि जब सीट कम है तो इसमें कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। तो जो लोग ALP के लिए हैं और जो लोगों ने BTech किया हुआ, डिप्लोमा किया हुआ है, तो साइको उनसे मिस नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में। अगर उनसे मिस होता है उनके जॉब पाने की संभावना बहुत ही कम रह जाती है। अब यहाँ पे देखिए साइको जो एग्जाम होता है उसमें 5 बैटरी टेस्ट होते हैं। इनको अलग अलग टेस्ट हैं, उनको बैटरी टेस्ट के नाम से बोला जाता है और सभी बैटरी टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना ही करना है। अब यहाँ पे बात यह आ जाती है कि देखिए जब पेपर थोड़ा सा पहली बार जो है कंप्यूटर पे हुआ था, जब मैंने पेपर दिया था, अभी क्या है कि जो NTPC के पेपर हुए थे उसमें भी साइको का पेपर कंप्यूटर पे हुआ था, तो उसके पहले जो पैटर्न पे आते थे क्वेश्चन, मतलब जिस तरह के क्वेश्चन आते थे उसमें टाइम को थोड़ा थोड़ा 1-1 मिनट करके बढ़ा करके जो है पहली बार कंप्यूटर पे हुआ था तो 1-1 मिनट उन्होंने बढ़ा दिया था। अब देखिए होता क्या है कि जब लड़के प्रैक्टिस कर रहे थे उस समय और साइको का पेपर दे रहे थे तो लोग ये बता रहे थे कि थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अगर उनका मिस हो जाता है इतने कम टाइम में तो वो लोग मतलब क्लियर कर ले जाएंगे। लेकिन जब रेलवे ने टाइम 1 मिनट बढ़ा दिया तब आपके मतलब पॉसिबिलिटी गलत होने की एकदम कम करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें क्वालिफाई हो पाएंगे। तो 1-2 बैटरी टेस्ट में लोगों से गलती हुई, पहले से प्री एज्यूम करके गए थे कि मैं इतना क्वेश्चन तक ही करूंगा और उनका टाइम खत्म हो गया, बहुत स्लो हो गए। और कभी कभी क्या है इंस्ट्रक्शन पढ़ने में भी गलती हुई। पिछली बार सबसे जो बड़ा ब्लंडर हुआ था बैटरी टेस्ट में ब्रिक टेस्ट को लेकर के, और बहुत सारे लड़के पहले दिन जिसका पहले शिफ्ट में पेपर था लगभग उन लोगों ने उस टेस्ट को 50% से प्लस कर लिया और तब उन्हें याद आया कि इसमें मैंने सीक्वेंस को लेकर के गड़बड़ी की है। तो इस तरह की गलती आपसे ना हो तो इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। साइको की बात हम बाद में करेंगे किसी अदर वीडियो में, लेकिन ये समझ जाइए कि CBT 2 के पार्ट A में जो नंबर आप लाए हैं उसका 70% और पार्ट B जो CBT 3 होता है साइको का पेपर उसका 30% मार्क्स को ही मिला करके आपका मेरिट बनता है। अब एक मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ, इन सारी तैयारी में आपको सबसे मेन चीज़ किस पे ध्यान देना है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर पे आपको ध्यान देना है। प्रीवियस ईयर पेपर अगर आपके पास है, ALP का तो 2018 में हुआ, उसके बाद से आपका जो ग्रुप D में हुआ है, NTPC में हुआ है, हर एक प्रीवियस पेपर को आपको देख करके चलना है। मेरे कहने का मतलब है कि हर एक में तो आप पूरा पेपर करने लग जाएंगे तो पूरा टाइम ही खत्म हो जाएगा, और लेकिन कोशिश ये करना है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं प्रीवियस ईयर पेपर को भी देखते चलूँ, करते चलूँ, क्योंकि इस बार NTPC के क्वेश्चन भी बहुत अच्छे खासे पूछे गए थे। साइंस के क्वेश्चन को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरी बात क्या है कि जो लोग ALP टेक्नीशियन के जो हमारे टारगेट बैच हैं एप्लीकेशन पे, द स्टूडेंट स्टडी के एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं और वीकली स्टडी प्लान फॉलो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। और जो लोग जुड़ना चाहते हैं तो वो सबसे पहले क्या करिए कि आप यहाँ पे प्लेलिस्ट में वीकली स्टडी प्लान का 0 से लेवल से जो प्लेलिस्ट है उसमें 3 वीक का स्टडी प्लान वहाँ पे अपलोड किया गया है। आप कम से कम वो 3 वीडियो देखिए। अगर आपको लगता है कि मैं इसको फॉलो कर पाऊँगा तभी आप एप्लीकेशन में उस बैच से जुड़िएगा। अगर आपको लगता है कि मैं खुद स्टडी कर रहा हूँ और मेरा पढ़ाई बहुत बेहतर चल रहा है, और या फिर मैंने किसी अदर टीचर का मैंने बैच लिया, वहाँ से मैं अच्छे से चीज़ों को कवर कर पा रहा हूँ, तो आपको बैच में ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है।
वो बैच उन लोगों के लिए है जो लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कहाँ से पढ़ाई करनी चाहिए। और मैं उसमें मेडिकल तक मैं उसमें जुड़ा रहूँगा और सबको गाइड करता रहूँगा। कभी कभी क्या होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और मेडिकल में भी बहुत सारे डाउट्स आते हैं। वो जब मेडिकल शुरू होता है ना तो बहुत सारे डाउट्स आने लगते हैं, क्योंकि इस बार एनटीपीसी का जब मेडिकल हो रहा था तो उसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना करके बहुत सारे जो क्वालिफाइड स्टूडेंट थे उनको मैंने गाइड किया हुआ था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो डरे रहते हैं कि ये चेक हो गया, मेरा ये प्रॉब्लम है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। लेकिन इन सबको भी दूर करने के लिए एक आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप चाहते हैं उस बैच में जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। लिंक मैं एप्लीकेशन का नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप चाहें तो प्ले स्टोर पर भी उसको सर्च कर सकते हैं। और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी द स्टूडेंट को फॉलो कर सकते हैं, ID है @thestudent.study। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।